नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम करेंगे इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। और इसी के साथ जो हमने एक सीरीज चलाई है ज्योग्राफी की, जो कि टॉपिक वाइज करेंगे हम डिटेल के साथ ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। और इसी के साथ हमारी जो हरियाणा जीके के साथ हमने जो सीरीज चला रखी है पॉलिटी की, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको डिटेल के साथ टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है। तो आप उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप चैनल में ज़रूर देख लेना। तो आज के जो हमारा टॉपिक है इसकी शुरुआत करते हैं। इसके अंदर आपको इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 125-30 क्वेश्चन है, ये आज की वीडियो में करवाएंगे। प्लस जो है ज्योग्राफी है ये करवाएंगे। ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे और उसके साथ में भारत है, भारत का भूगोल ये करवाएंगे। तो भारत का भूगोल ज्योग्राफी है, इसकी शुरुआत करते हैं। जो भारत है, भारत का पहले इसकी जानकारी देख लेते हैं। भारत का नाम भारत कैसे रखा, इंडिया कैसे रखा गया, हिंदुस्तान कैसे रखा गया। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि भारत को जैसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सारे क्षेत्र भारत के अंदर ही सम्मिलित होते थे। तो ऋग्वेद के अंदर भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। ऋग्वेद में भारत को आर्यवर्त कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे आर्यों की जो प्रभुता वो यहाँ पे थी। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का नाम है ये भारत कैसे पड़ा, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। फिर हम देखेंगे भारत का नाम है ये हिंदुस्तान कैसे पड़ा। और उसके बाद हम देखेंगे जो है भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो हम ये तीनों नाम देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारत नाम है ये किसने दिया, भारत नाम है ये आर्यों ने दिया था। जो मध्य एशिया से आर्य आए थे वो आगे भारत में बस गए थे। इन आर्यों की एक शाखा थी भरत शाखा, भरत शाखा। तो ये जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, इन्होंने जो भारत के अंदर अनार्य लोग थे उनके ऊपर इन्होंने अपना प्रभुत्व है वो स्थापित कर लिया था। तो जैसे ही ये आर्य आए, इनकी एक भरत शाखा थी, तो इनका इतना विस्तार हो गया था कि जिसके पहचान ही भारत के रूप में की जाने लगी, तो इसका नाम भारत रखा गया। तो भरत आर्यों की भरत शाखा के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। अब देख लेते हैं भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। जो ईरानी थे ये आते थे भारत में, ईरानी आते थे भारत में। और इन ईरानियों ने ही भारत को जो है हिंदुस्तान नाम दिया था। जो प्राचीन भारत था, जो इसके अंदर ईरानी यानी कि फारस, जो ईरान था, फारस वर्तमान में जो ईरान है, पहले उसे फारस के नाम से जाना जाता था। तो इस फारस और जो भारत है इसके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम हिंदू कुश पर्वत कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत। तो इसी हिंदू कुश पर्वत के कारण जो है इसका नाम, जो ईरानी थे इन्होंने हिंदुस्तान रख दिया, क्योंकि यहाँ से जो है प्राचीन भारत की सीमा प्रारंभ होती थी। जो वर्तमान में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं, तो वहाँ से जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ से जो प्राचीन भारत है इसकी सीमा शुरू होती थी। तो जो ईरानी थे इन्होंने इसको नाम हिंदुस्तान दे दिया। वहीं हम देखते हैं इंडिया नाम। तो एक नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को ये लोग है इंडस रिवर के नाम से जानते हैं, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के नाम से जानते हैं जो यूनानी लोग थे। इंडिया नाम किसने दिया, यूनानियों ने। तो इन्होंने जो है सिंधु नदी थी इसको ये इंडस कहते थे, और इसी इंडस रिवर के कारण जो है इसका नाम इंडिया रखा गया। उसके साथ हम देखते हैं कि एक और प्राचीन नाम है जो कि सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है, मेलुहा। मेलुहा या इसे मेलुखा भी कहते हैं, मेलुखा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ भारत का प्राचीन नाम है। सिंधु सभ्यता से जुड़ा ये भारत का प्राचीन नाम है। तो ये हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1। तो इसके अंदर ये पॉलिटी की बात नहीं करी, ये ज्योग्राफी की बात कर रही है। अनुच्छेद 1 के अंदर कहा गया है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ है, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया एक राज्यों का संघ है जिसे जो कि भारत है। तो अनुच्छेद 1 के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 1 के अंदर कौन कौन से नाम है। तो इसके अंदर
इंडिया और भारत, ये दो नाम है मेंशन किए गए हैं। इसके अंदर हिंदुस्तान नाम है ये मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि भारत की अवस्थिति क्या है। भारत की अवस्थिति की बात, ये पृथ्वी है इसके ऊपर कहाँ स्थित है। तो भारत की जैसे हम ग्लोब के अंदर देखते हैं तो भारत की अवस्थिति है, जो भारत की अवस्थिति है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे पृथ्वी को इस तरह से 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो ये जैसे पूर्व हो गया, ये जैसे हमारी भूमध्य रेखा होगी, और ये जो देशांतरीय रेखा होगी, जो हमारी प्रधान मध्यान्ह रेखा है, देशांतरीय रेखा। तो इसको देखते हैं, तो ये इधर उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो अब इसके अंदर देखें तो भारत की स्थिति यहाँ है, जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति कैसे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। उसके बाद हम देखें कि लगभग भारत है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसके मध्य में से स्थित है। तो भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है एक, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो ये हम इसको आगे देखेंगे, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उसमें। और जो है ग्लोब के अंदर देखें तो भारत की जो सीमा है, उत्तरी जो भूमध्य रेखा है इसके कुछ एक थोड़ा ऊपर जाने के बाद भारत की जो सीमा है वो प्रारंभ हो जाती है। तो भारत को जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रखा गया है। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और जो कि दक्षिण एशिया में। तो अगर हम एशिया को मैप में देखेंगे, अगर आपके पास मैप है तो आप मैप में देख सकते हैं कि भारत दक्षिण एशिया के दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, अब हम इसको देखें कि भारत का क्षेत्रफल देख लिया, और क्षेत्रफल है भारत का जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वें नंबर पर आता है। और सबसे बड़ा देश है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है रूस। और भारत के पास क्षेत्रफल है, तो ये जो है कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 2.42% जो भूमि भारत के पास है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कितना क्षेत्रफल है भारत का, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व के जो का कुल क्षेत्रफल है, यानी कि सभी देशों को मिला के जो सतल है, सतल का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.42%। तो 2.42% विश्व की कुल भूमि की का इतना प्रतिशत भाग है वो भारत के पास है। उसके बाद सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस है, सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे पे आ जाता है अमेरिका। आप इनको नोट कर लीजिए पॉइंट वाइज, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जीके एजुकेशन मंत्रा नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हो गया रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद देखते हैं हम चीन है चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर है हमारा ब्राज़ील, छठे पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे आता है भारत। और वहीं देखें कि भारत से जो छोटा देश है 8वां, वो आ जाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो ये कुल उन्होंने बड़े जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से उनको देखा है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा देश चीन है जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, चाइना में। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सबसे बड़ी जनसंख्या विश्व की, वो रहती है भारत में। भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5% भारत में रहती है। भारत की जनसंख्या कितनी है, लगभग 125 करोड़ के आसपास, 131 करोड़ है। और जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। और ब्राज़ील है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर हो गया। चाइना क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अब हम देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है ये बात स्थित है।
तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत का अक्षांश कौन सा आएगा? उत्तरी अक्षांश। तो भारत किन अक्षांशों में है? उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। तो वो कौन से हैं? तो उत्तरी अक्षांश को हम देखते हैं तो इसको दो तरीके से देखते हैं। एक तो भारत की मुख्य भूमि, तो भारत की मुख्य भूमि आती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये आती है भारत की मुख्य भूमि, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु। तो सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? इंदिरा कोल, जो कि कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, जो कि वर्तमान में लद्दाख में आता है इंदिरा कोल। ये 37 डिग्री 6 मिनट पर है। और जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये है कन्याकुमारी में केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, केप कैमोरिन। अब हम देखते हैं भारत का एक और रूप से जो अक्षांशीय विस्तार है, जो कि दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु आता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट, जिसे हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से, जो कि दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण बिंदु नहीं है, दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु तो हो गया केप कैमोरिन, और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार के जो दक्षिणी हिस्से में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो ये हो गया भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये काफ़ी बड़ा है, तो इस कारण जो भारत से जो अक्षांश रेखाएं गुजरती है वो भी कई सारी है, जिसमें से प्रमुख अक्षांश रेखा हम मानते हैं जो जैसे भूमध्य रेखा, तो इधर नीचे से गुजर गई, इसके ऊपर क्या है? भारत है। तो इसके ऊपर भारत है, तो ये इधर गुजरात आ गया और इधर वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन आ गया। इसमें देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा है, वो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में से होके निकलती है, तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको करवा देता हूँ। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, और तो 8 राज्यों से गुजरती है। कई बार इसका क्रम पूछ लेते हैं, तो उस क्रम में बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये गुजरात, उसके बाद राजस्थान, ये क्रम में है, और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? सबसे जो लंबी कर्क रेखा है भारत में, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है और राजस्थान के निचले हिस्से में से निकलती है, इस वजह से ये ज़्यादा लंबी नहीं है राजस्थान में, बल्कि मध्य प्रदेश से ये ज़्यादा, मध्य प्रदेश के एक लंबे हिस्से से गुजरती है, इस कारण जो कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये निकलती है झारखंड से, और झारखंड के बाद ये निकलती है पश्चिम बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा से, और उसके बाद मिजोरम से। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर इसकी सर्वाधिक लंबाई है, और वहीं त्रिपुरा के अंदर इसकी सबसे न्यूनतम लंबाई है, यानी कि त्रिपुरा के एक छोटे से, बिल्कुल ही थोड़े से हिस्से से ये गुजरती है। इस कारण जो कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई है भारत में, वो है त्रिपुरा राज्य में और सर्वाधिक लंबाई वो होगी मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के इतने हिस्से से गुजर रही है, तो इस कारण जो हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच का जो क्षेत्र है इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये होगी हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा कहते हैं जिसे, और ये होगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और ये होगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है इसे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पे गर्मी रहती है पूरा वर्ष, क्योंकि जो मार्च से सितंबर का महीना है उस समय में जो सूरज है वो इसके ऊपर लंबवत रहता है, और उसके बाद 21 जून को पूर्ण रूप से इसके ऊपर होता है, और जो सितंबर से मार्च माह तक सूर्य इस क्षेत्र के अंदर अपनी सीधी किरणें जो है सूर्य की आती है। तो इस कारण से ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और इसके ठीक ऊपर
और इसके ठीक नीचे यानी कि 66.5 डिग्री जो हमारी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र को, जैसे ये पृथ्वी होगी, ये होगी 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोल देते हैं। ये होगी हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये होगी हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री ये हो गया उत्तरी अक्षांश, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद जो ये बच गया 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, और 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव, व 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। तो इसको कहा जाता है शीत कटिबंध, इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब भारत की स्थिति है तो आप देख सकते हैं, तो भारत की स्थिति है ये इस क्षेत्र में है। सॉरी, इस क्षेत्र में है, क्योंकि ये कर्क रेखा है, ये भारत के मध्य से गुजरती है, तो इसलिए भारत की स्थिति यहाँ पे है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो अब भारत के अंदर एक तो उष्ण कटिबंध हो गया, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध हो गया। तो दो तरह की भारत के अंदर जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भारत के अंदर उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों तरह के हैं। तो इस प्रकार जो है भारत की जलवायु दो तरह की होगी, एक तो उष्ण कटिबंध और एक शीतोष्ण कटिबंध। इसलिए जो भारत की जलवायु है, तो दो तरह के कटिबंध में कि भारत के अंदर जलवायु है, इसलिए भारत की जलवायु को उष्ण व उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध जलवायु भारत में है। तो भारत की जलवायु होगी उष्ण व उपोष्ण कटिबंध। अब देख लेते हैं, हमने कर्क रेखा का जिक्र किया है, तो कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है इसको देखते हैं। तो कर्क रेखा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लंबाई सर्वाधिक है, त्रिपुरा में न्यूनतम लंबाई है। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो कर्क रेखा जब भारत से गुजरती है, तो जब इसके ऊपर जो है 21 जून को है सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है। तो इस कारण भारत के अंदर उत्तरी गोलार्ध है, तो इस कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में देखें हम तो 21 जून को सबसे बड़ी रात व सबसे छोटा दिन और जो है शीत ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में ये ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है। इस कारण जो है सूर्य ये कर्क रेखा के ऊपर सीधी किरणें गिरती है, तिरछापन कम होता है, इस कारण इधर जो है ग्रीष्म ऋतु रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर इन दिनों पे जो सूर्य है ये भूमध्य रेखा पर, यानी कि 0 डिग्री हमने रेखा देखी थी जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, 0 डिग्री रेखा। तो इस रेखा के ऊपर जो है इसका जो सूर्य है ये लंबवत होता है, क्योंकि 21 जून को इसके ऊपर हो गया, उसके बाद सूर्य धीरे धीरे इधर खिसकने लगता है, तो 21 सितंबर को इसके ऊपर हो जाएगा, सीधा सूर्य की किरणें सीधी इसके ऊपर आएगी। उसके बाद 23 सितंबर के बाद जो है ये सूर्य इधर की ओर खिसकने लगेगा, इधर शीत ऋतु आ जाएगी। इसकी ओर खिसकेगा तो ये जो है 22 दिसंबर को इसके ऊपर होगा लंबवत, 22 दिसंबर को इसके ऊपर होगा, तो इसके ऊपर होगा 22 दिसंबर को, तो इधर शीत ऋतु होगी, सबसे छोटी रात हो जाएगी, और उसके बाद ये वापस से इधर की ओर खिसकने लगेगा, तो 21 मार्च को जो है इसके ऊपर लंबवत होगा, फिर 21 जून को इसके ऊपर होगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे मौसम में बदलाव होते रहते हैं, अलग अलग ऋतुएं आती है। तो ये हो गया 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पर होता है, इस कारण जो दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद 22 दिसंबर को है उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, 22 दिसंबर
सबसे छोटा दिन और छोटी रात, बड़ी रात वह उत्तरी गोलार्ध के अंदर 22 दिसंबर को होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। उसके बाद हम देखते हैं कि मकर रेखा के ऊपर जब लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु रहती है। अब ये तो हमने देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो इसके अंदर देख लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। जिस प्रकार हमने अक्षांश के टॉपिक में देखा था कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर, तो ये कहाँ है, ये गुजरात में है। गुजरात के अंदर यहाँ पे जो स्थान है उसका नाम है गौर माता। जो कि गुजरात का एक स्थल है, जो कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का एक कीबुत नामक स्थान है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। गुजरात क्या हो गया, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य। और लद्दाख क्या हो गया, भारत का सबसे उत्तरी जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और दक्षिण में जो है राज्य हो गया हमारा तमिलनाडु, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हो गया हमारा अंडमान निकोबार। और दक्षिणी बिंदु हो गया हमारा इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु हो गया हमारा इंदिरा कोल, और सबसे पूर्वी बिंदु हो गया हमारा किबुत जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और गौरमाता हो गया गुजरात में जो कि सबसे पश्चिमी स्थान है। तो सबसे पहले सूर्योदय ये किबुत के अंदर होता है, तो इसलिए जो ये अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है, सूर्योदय का राज्य। हम देशांतरीय विस्तार देख रहे हैं भारत का, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि देशांतरीय विस्तार जो रेखा है इन्हीं के माध्यम से जो मानक समय है वो निर्धारित किया गया है अलग अलग देशों का। जो मानक समय रेखा है, जैसे मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, वो तो वहाँ से गुजर रही है। इसलिए जो अलग अलग देश है उनके जो मध्य से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसके आधार पर जो मानक समय अपना निर्धारित करते हैं। तो भारत के मध्य से तो ठीक से नहीं गुजर रही, लेकिन मध्य के पास होने के कारण जो 82.5 डिग्री हमारी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है हमारी, जो इसको भारत की मानक समय रेखा माना गया है। मानक समय रेखा, तो भारत की मानक समय रेखा होगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मिर्ज़ापुर के मध्य जो नैनी है वहाँ से गुजरती है, नैनी से, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास, इस स्थल से ये जो है गुजरती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य हो गया वो हो गया हमारा गुजरात, और जो सबसे उत्तर के अंदर जो हमारा पॉइंट है इंदिरा कोल, दक्षिण के अंदर हमारा जो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है किस राज्य की राजधानी भारत में सबसे पूर्व में स्थित है। तो सबसे पूर्व में तो राज्य तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, लेकिन राजधानी है जो कि वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये भारत की सबसे पूर्वी राजधानी है, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी राजधानी। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा जो कि सबसे पूर्वी राजधानी है। और सबसे पश्चिम में देखें तो ये तो होगी हमारी सबसे पूर्वी, और सबसे पश्चिमी अगर हम देखते हैं तो वो हो जाती है कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, जो कि किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। और राज्यों में देखें सबसे पश्चिमी तो वो गुजरात की राजधानी हो जाएगी। तो भारत का सबसे बड़ा अक्षांशीय विस्तार है और भारत के से जो कई सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है, तो इस कारण जो भारत की सबसे पहली लंबाई ये देख लेते हैं, ये पूर्वी, ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, और ये जो है पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा है, गौर माता, जो कि कहाँ है, गुजरात में। उत्तर में हमारा हो गया इंदिरा कोल, और सबसे पूर्व में हो गया हमारा कीबूथ, और सबसे दक्षिण में हमारा हो गया जो है इंदिरा पॉइंट नहीं, मुख्य भूमि की बात करें हम तो इसके अंदर आ जाएगा केप केमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी के पास केप केमोरिन। तो भारत की जो ये लंबाई है पूर्व से पश्चिम, ये 2913
33 किलोमीटर। वहीं अगर हम देखते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तो ये 3214 किलोमीटर। तो ये लंबाई अधिक है, इस कारण जो भारत से कई सारी देशांतर रेखाएं गुजरेगी। तो इस कारण भारत का जो समय है वो वैसे तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन हमने जो हमारी समझ के कारण जो एक ही जो रेखा है उसको मानक समय रेखा निर्धारित करके हमने जो है अपना समय निर्धारित किया। वो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। तो सबसे पहले सूर्योदय इस स्थान पर होता है और सबसे अंत में इस स्थान पर होता है, लेकिन इनके बीच में समय का अंतर कितना आ जाएगा अगर हम निकालें तो इसके अंदर समय का अंतर लगभग हमारा 116 मिनट का समय आता है, जो कि इनके बीच में अंतर है। सूर्य उदय होने का अंतर अगर हम निकालें तो इनके बीच में लगभग 116 मिनट का, यानी कि लगभग 2 घंटे, यानी कि 1 घंटा 57 मिनट 4 सेकंड का आता है, जो कि लगभग 2 घंटे मान सकते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं कि सूर्योदय का राज्य ये अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, और जो सबसे पूर्वी राजधानी हमारी नागालैंड की कोहिमा होगी, सबसे पश्चिमी कवारती लक्षद्वीप की होगी, जो कि लक्षद्वीप के 36 द्वीपों का समूह है, और उसके बाद जो है गुजरात की राजधानी भी सबसे पश्चिमी राजधानियों में से एक है। अब हम देख लेते हैं जो कि हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब के ऊपर किस तरह से इसको दिखाया गया है, और भारत को इसके ऊपर किस तरह से दिखाया गया है, और भारत जो पृथ्वी है इसका आकार कैसा है, इसके बारे में आज हम जो है एक डेफिनेशन कर लेते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल से चर्चा है हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। और उसके बाद ये जो इसके अंदर थोड़ा ग्लोब के बारे में बताने के बाद मैं आपको ये जो क्वेश्चन लगा रखे हैं ये करवाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ग्लोब है, ये ग्लोब क्या होता है, एक 3D रूप है पृथ्वी का, 3D प्रतिरूप है, प्रतिरूप यानी कि त्रिआयामी प्रतिरूप। तो ग्लोब के ऊपर हमने क्या दिखा रखा है, हमारे जो महाद्वीप है, महासागर हैं और देशों और द्वीपों को हमने जो है ग्लोब के ऊपर दिखा रखा है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जो कि उसके वास्तविक जो उसका प्रतिरूप है उसको जो दर्शाता है। तो ग्लोब के ऊपर हमने जो उसकी जो पृथ्वी का जो हमने आकार दिखाया है उसके अंदर हमने एक दिखाई है, ये जैसे ग्लोब हो गया, उसके अंदर जो है 23.5 डिग्री हमारी जो पृथ्वी झुकी हुई है, उसके अंदर एक काल्पनिक रूप से हमने एक सुई घोंप के ये दिखाया है कि पृथ्वी हमारी जो है 23.5 डिग्री एंगल के ऊपर झुकी हुई है अपने जो है अक्ष के तल से। तो पृथ्वी ये जो अन्य जो ग्रह उनकी भांति सूर्य का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भू आब आकार यानी कि अंडाकार है, जियोड जिसे लगभग गोलाब कहते हैं, ये जो है पृथ्वी का आकार है। तो पृथ्वी के जो इस आकार की भूआब आकार है इसकी खोज है ये एक जो खगोल शास्त्री थे रिचर, इन्होंने 1671 में की थी। और देखते हैं कि पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर क्या है, तपती है, यानी कि सिकुड़ी सी हुई है थोड़ी, और जो बीच में से है ये उभरी हुई है। तो इसके बाद इसके टॉपिक को कल देखेंगे। तो हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं इसकी एक बार एक रिवीजन करवा देता हूँ। भारत को भारतवर्ष के रूप में जाना जाता था। ऋग्वेद में भारत का नाम आर्यवर्त बताया गया है। हिंदुस्तान नाम है ये ईरानियों ने रखा था हिंदुकुश पर्वत के आधार पर, और इंडिया नाम है ये यूनानियों ने रखा था इंडस जो नदी है इसके आधार पर। भारत नाम है ये आर्यों ने रखा था, आर्यों की बर्त शाखा आई थी इसके आधार पर। मेलुआ नाम है या मेलुखा नाम है ये सिंधु सभ्यता के अंदर हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 1 के अंदर कहा गया है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत, तो भारत राज्यों का संघ है। तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया, इसके अंदर इंडिया और भारत दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे बड़ा देश रूस है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर रहता है। विश्व का भूभाग का कुल 2.42% भारत के पास है, और सबसे बड़ा देश रूस, और भारत 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन, भारत दूसरे स्थान पर है। ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों में जो है 5वें स्थान पर है, और भारत में जो है विश्व की कुल 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कोल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो कि हमारा इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु केप कमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश में सबसे लंबी कर्क रेखा है, और जो त्रिपुरा के अंदर सबसे न्यूनतम लंबाई है। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अंदर जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो भारत की जलवायु है। उसके बाद हमने देखा 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है।
और जो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती हैं, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की भूत अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ये भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है, गौरमाता, जो कि गुजरात में है। और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारत की सबसे पूर्वी राजधानी वो कोहिमा है और सबसे पश्चिमी राजधानी लक्षद्वीप है। और भारत की जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। ग्लोब है ये पृथ्वी का 3D रूप है, इसको हम कल देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं जो इंडिया जीके के हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये मदुरई में है। जैन धर्म में प्रथम विभाजन किसमें? श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक तो ये कौन थे? ये स्थूलभद्र थे। नंदवंश के बाद जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंदवंश के बाद जो है मगध में जो है मौर्य राजवंश था, इसने जो है शासन किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। चाणक्य बचपन में किस नाम से पुकारे जाते थे? तो विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज पुस्तक की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये इंडिका। अशोक के कौन सा शिलालेख में कलिंग के युद्ध की विभाषा व्यक्त की गई है? तो 13वें शिलालेख में ये बताया गया है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके कलिंग नरसंहार के बाद अशोक ने जो है जो बौद्ध धर्म है ये अपना लिया था। पृथ्वी प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो नागार्जुन को है, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन भेजा गया था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये कनिष्क ने की थी। इलाहाबाद स्तंभ किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये दंतीदुर्ग ने। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मुस्लिम आक्रमणकारी प्रथम ये मोहम्मद बिन कासिम था। आगरा शहर की स्थापना ये सिकंदर लोदी ने की थी। कश्मीर का अकबर ये जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध रूप से जो इस्लामी शैली में बना था वो था बलबन का मकबरा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो खानवा का युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में हुआ था। 1527 में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर और बाबर का मकबरा है ये भारत में नहीं है। राधास्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये शिव दयाल साहब है, ये राधास्वामी सत्संग के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो ये स्वामी दयानंद ने। स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये कैनिंग था। तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। इससे पहले आप देख लीजिए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ये था क्लाइव। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था जो है वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक। उसके बाद जो भारत का वाइसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का वाइसराय, तो भारत का वाइसराय ये बनाया गया था कैनिंग को। तो आप इनको याद रख लेना। बंगाल का गवर्नर क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का वाइसराय कैनिंग। और भारत का अंतिम वाइसराय था वो था माउंटबेटन। और भारत एकमात्र भारतीय जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने थे पहले और अंतिम, वो थे सी राजगोपालाचारी। उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक भारत में स्थानीय स्वायत्तों का शासन अग्रणी किसे माना जाता है? तो ये रिपन को कहा जाता है। रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन था इसकी स्थापना की थी। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय हुई थी? तो ये कैनिंग के समय में हुई थी। बंगाल के बंटवारे के समय कौन वाइसराय था? तो ये कर्जन था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1907 में। तो 1907 में जो बंगाल विभाजन किया गया था, तो इस समय जो वाइसराय था वो था कर्जन। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था बम्बई में।
1926 में हुई स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? तो ये भगत सिंह, शहीद भगत सिंह थे हमारे। इन्होंने जो है 1926 के अंदर पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद तो खुदीराम बोस थे। ये सबसे कम आयु के अंदर शहीद होने वाले थे, शहीद हुए थे। किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ ये भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि तो जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, रास बिहारी। सॉरी, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, बंगाल विभाजन ये 1905 है, 1907 नहीं, 1905। तो बंगाल विभाजन की जो नींव रखी गई थी वो 1905 के अंदर रखी गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को निर्धारित अलग करने की जो है तिथि थी, 16 अक्टूबर 1905। और इस दिन जो बंगाल के लोग थे उन्होंने रक्षाबंधन मनाया था 16 अक्टूबर 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को जो है, इससे पहले जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 में, कर्जन ने इसकी घोषणा की थी, तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया। विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करके कलकत्ता के टाउन हॉल से। तो बंगाल के बंटवारे किसमें जो वाइसराय कर्जन था, और बंगाल विभाजन 1905 के अंदर इसकी कर्जन ने घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 इसकी निर्धारित तिथि थी। इस दिन जो है जो बंगाल के निवासी थे इन्होंने जो है रक्षाबंधन दिवस मनाया था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के अंदर रास बिहारी बोस जो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन में, और नरम दल और गरम दल दो विभागों में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था उसके अंदर जो मौलिक अधिकार थे इसका प्रारूप जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने पेश किया था। मुस्लिम लीग को अलग से मुस्लिम राज्य का समर्थन पहली बार कब किया गया? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग से मुस्लिम राज्य की जो मांग उठाई थी। महाभाष्य की रचना ये पतंजलि ने की थी। तहकीक ए हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। किस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? तो फलक संस्कृति ये मध्यपुरा पाषाण काल को कहा जाता है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये रावी नदी के तट पर। स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो स्वास्तिक चिन्ह ये में स्वास्तिक चिन्ह ये में जो हड़प्पा सभ्यता है इससे में इसकी प्राप्ति हुई है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो ये बोध गया बिहार से। बुद्ध का प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मेगास्थनीज किसके राज्य में आया था? तो किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो मेगास्थनीज भारत आया था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ये यूनानियों ने किया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई? तो ये गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एकमात्र महिला शासिका ये थी रजिया सुल्तान, जिसकी जो है कैथल के अंदर हत्या कर दी गई थी। मुसलमानों ने अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से दान देते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसे ज़कात कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जगह को राजधानी बनाया था? तो दौलताबाद, जो कि देवगिरी, इसको राजधानी बनाया था। साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? तो साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की थी। किसमें गीता के निष्काम क्रम का सिद्धांत है? तो ये ईशोपनिषद में जो है गीता के निष्काम क्रम का जो सिद्धांत दिया गया है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वो तो वे जैन धर्म से संबंधित थे। प्रभासगिरी किस अभिलेख में अशोक ने ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया है? तो कंधार अभिलेख है, इसके अंदर ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपियों का प्रयोग अशोक ने किया है। कृषि व पशुपालन के आदिम चिन्ह कहाँ से मिले हैं? तो ये आदमगढ़ से। दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण लिखे थे। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की? तो सिकंदर लोधी के समय में गुरु नानक देव जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। वह गवर्नर जनरल जिसने दास प्रथा समाप्त की थी तो वो एलन ब्रो। तो एलन ब्रो जो गवर्नर जनरल था इसने जो है दास प्रथा की समाप्ति की थी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापसी लिया था? तो चोरी चोरा घटना हुई थी इसके कारण। इसमें जो है चोरी चोरा नामक स्थान पर जो है लोगों ने, पुलिस स्टेशन था उसके अंदर आगजनी की थी। पहला कौन था जिसने ब्रिटिश शासन के समय भारत के बाहर स्वतंत्र सरकार की घोषणा की थी? तो ये राजा महेंद्र प्रताप थे। इन्होंने जो है भारत के बाहर ही जो है भारत की जो स्वतंत्र सरकार थी इसकी स्थापना कर ली थी। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1940 को। आज़ादी हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो अरुणा अशरफ अली को जो है
7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। सर जॉन चाइल्ड को जो है अंग्रेज गवर्नर द्वारा औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, यानी कि निकाला गया था औरंगजेब ने। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत की प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी तो ये 1576 में हुआ था। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये भारत के अंदर निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। उसके बाद देखते हैं आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 की लड़ाई की को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ये R.C. मजूमदार तो ये अंबिका चरण मजूमदार थे। इन्होंने जो भारत की जो 1857 की क्रांति थी इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। और वी डी सावरकर थे, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध बनाने वाले तो ये पुर्तगाली थे। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी करने के बाद किया था और यहाँ से इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन सी वस्तु व्यापार अंग्रेजी काल में तस्करी के रूप में चीन के लिए होता था? तो ये अफीम का व्यापार होता था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण है ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये मजम उल बहरीन का नाम दिया गया था जिसे इन्होंने जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करके। पानीपत का तीसरा युद्ध ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था जिसके अंदर मराठों की हार हो गई थी। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी तो वो थे जतीन्द्र दास। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना तो ये हुई थी मेयो के काल में। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय तो ये चेम्सफोर्ड था। भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसे ने फ्री इंडियन रीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो फ्री इंडियन रीजन नाम से जो एक सेना बनाई थी। नाइटहुड की उपाधि किसने छोड़ी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदिलीय राजनीति की आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है। तो ये अरविंद घोष की रचना है। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। जो धन के निष्कासन का सिद्धांत था ये भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सुबह ई आज़ादी नामक कविता ये फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी। गांधी के अनुयायियों में से पेशे से एक शिक्षक कौन था? तो ये जेबी कृपलानी। सिकंदर मकदूनिया का शासक 336 ईस्वी में बना था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और इसने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पर ईस्वी पूर्व किया था। 336 ईसा पूर्व में जो है ये मकदूनिया का शासक बना था। सिकंदर जो है जिस रास्ते से भारत आया था वो था खैबर दर्रा। तक्षशिला के किस राजा ने सिकंदर की दीनता स्वीकार की थी? तो ये आमीब ने। सिकंदर का पहला और शक्तिशाली प्रतिरोध जिस राजा ने किया था वो पोरस ने। सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस देखकर जीता हुआ राज्य वापस किया? तो वो पोरस। हाइपोडेस्पिस का युद्ध ये सिकंदर और पुरु के मध्य हुआ था, पोरस के मध्य हुआ था, जिसे वित्तस्ता का युद्ध भी कहते हैं। वित्तस्ता का युद्ध। सिकंदर की सेना कौन सी नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो व्यास नदी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो ये विश्व विजयी बनने के लिए। मगध की राजधानी कौन थी और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजगृह मगध की राजधानी थी जिसका जो निर्माण है ये बिंबिसार ने करवाया था। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मारा था। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था। पितरंता के नाम से अजातशत्रु है ये प्रसिद्ध है। अजातशत्रु जैन धर्म में आस्था रखता था। उज्जैन ने किस नगर की स्थापना की और राजधानी बनाई थी? तो उसने पाटलिपुत्र की स्थापना करके राजधानी बनाई थी उज्जैन ने। अंतिम नंद राजा गणानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये अफ्रीका से। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की शक्तियाँ तो ये जर्मनी से लेकर दी गई है। जर्मनी से हमने ये ली है। पाकिस्तान को पृथक संविधान बनाने की घोषणा कब की गई? तो ये 26 जुलाई 1947 को। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने। उत्तराखंड की स्थापना ये 2000 में हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड को बनाया गया था। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो ये 97 विषय थे और उस समय राज्य सूची में 66 विषय थे और संघ सूची के अंदर 47 विषय थे। समवर्ती आएगा ये सब। समवर्ती सूची में
47 विषय थे। किसकी ढलाई सर्वाधिक सिखों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली या एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया ये हमने ब्रिटेन से लिया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व है DPSP, ये आयरलैंड से लिए हैं हमने। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं और रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी 1899 में। और 1901 में जो है हेनरी ड्यूनेंट को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम, आनंदवन की स्थापना बाबा आमटे, स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने की थी। शेरवेन लवेन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है इनका? ओडिसी से। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन है। तो हमने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी किए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कल हम जो है इसको जो ग्लोब है इसको आगे करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अपने जो चैनल है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाली वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।